विभिन्न तरह के प्रदूषण देखे हैं। उनमें से एक प्रदूषण आप रेडियोधर्मी प्रदूषण भी देखेंगे और ये प्रदूषण आपके लिए ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। रेडियोधर्मी प्रदूषण कैसे जल में पहुंचते हैं, उनके क्या कारण हैं, और सबसे बड़ी बात इस वीडियो को बनाने के पीछे जो कारण है आपके समसामयिकी में, वो ये है कि WHO के जो रिकमेंडेशंस आए हैं, जो सीवर्ट है वो क्या है, जो क्यूरी है वो क्या है, उन सब के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। किंतु इस पूरे वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो है जल में रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये दोस्त आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रवि ग्रहरी है। मैंने IIT दिल्ली से PhD की डिग्री ली है। मैं पूर्वांचल आईएएस एक संस्था है जहाँ का मैं संस्थापक हूँ, जहाँ पे फेस टू फेस कक्षाएँ आपको देता हूँ गोरखपुर में। मैं आपको विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। पिछले 18 वर्षों से मैंने पठन पाठन का कार्य किया। 1000 से अधिक विद्यार्थी सेलेक्ट हो चुके हैं। विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण की किताबें हैं जो मेरी मैकग्रा हिल से प्रकाशित होती हैं। अनअकैडमी पर जो मेरा टेलीग्राम प्रोफाइल है वो आप ravi_UPS_unacademy पे ले सकते हैं। यहाँ पर आप PDF सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जो अनअकैडमी पर प्रोफाइल है unacademy.com/ravip_2010, यहाँ पर मेरी प्लस की क्लासेस और प्लस के साथ आपको यहाँ पर मेरी स्पेशल क्लासेस मिल जाती हैं। रवि UPSC मेरा यूज़ कोड है, इसको आप ज्वाइन करते समय ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। अनअकैडमी पर बहुत ही हाईली प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस फैकल्टीज एजुकेटर्स हैं जो आपको एक साथ एक ही मंच में मिल जाते हैं। इनकी क्लासेस आप यहाँ पर लाइव सुन सकते हैं। अनअकैडमी पर इंट्रोडक्टरी ऑफर प्राइस है जहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पर आपको क्लासेस दिया जा रहा है, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पर। और अगर आप मेरा कोड रवि UPSC यूज़ करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा 10% और डिस्काउंट दिया जाता है, जैसे यूज़ करना ना भूलें। यहाँ पर आपको सारी किताबें और टेस्ट सीरीज भी इसके साथ ऐड हैं, इस फीस के साथ कोई एक्स्ट्रा फीस देने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी पर मेरे साइंस एंड टेक के लिए को लेकर एक क्विज़ है जो मैं हर बुधवार को आपके साथ मिलता हूँ। कहीं ना कहीं ये कह लीजिए कि विज्ञान तकनीकी को एक फ़न, एक मस्ती बनाकर मैं आपके साथ 15 क्वेश्चन 15 मिनट के साथ डील करता हूँ, जहाँ हर बुधवार को ठीक 4 बजे शाम को आप ज्वाइन करना ना भूलें मेरे साथ। और मुझे ज्वाइन करने के लिए रवि UPSC का कोड यूज़ करें। असल में होता क्या ना, देखो जब पढ़ाई हम करते हैं वहाँ पर जो एक मन होता है ना, दिल होता है, वो विषय के साथ लगना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि आप विद्यार्थी जो होते हैं पढ़ाई तो बहुत मन से करते नहीं, कहीं ना कहीं वो लगाव जो होता है ना वो सब्जेक्ट के प्रति रह जाता है। तो उसी लगाव को लेने के लिए, कह लीजिए और ज़्यादा लगाव बढ़ाने के लिए ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चल में रेडियोधर्मी प्रदूषण को लेकर चर्चा करेंगे। पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी के साथ पर्यावरण दोनों को जोड़कर है। रेडियोधर्मी प्रदूषण की जब भी बात होती है तो रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी तत्वों की बात होती है। रेडियोधर्मी तत्व, रेडियोधर्मी पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें रेडियोधर्मिता का गुण पाया जाता है। रेडियोधर्मिता हम कहते हैं अनस्टेबिलिटी को, अस्थिरता को। ये ऐसे तत्व होते हैं जो अस्थिर तत्व होते हैं, जिनके नाभिक अस्थिर होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आपके अगल बगल पागल आपको अस्थिर मिलता है और पागल बहुत ही खतरनाक दिखता है और होता है। उसी तरह ये ऐसे तत्व होते हैं जो काफ़ी अस्थिर होते हैं, उनके नाभिक और ये तत्व और बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनसे विभिन्न प्रकार के हानिकारक या रेडियोधर्मी उत्सर्जन होते हैं जिनमें अल्फा, बीटा, गामा तरह की किरणें निकलती हैं। अगर रेडियोधर्मी तत्व या पदार्थ मुक्त अवस्था में हो जाते, जैसे पागल को अगर पागल खाने से हटाकर फ्री कर दिया जाए तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। ये रेडियोधर्मी तत्व में अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन निकलते हैं। अल्फा जो रेडिएशन होता है विकिरण वो धनात्मक होता है, बीटा ऋणात्मक होता है, और वहीं पर अगर हम गामा की बात करें तो न्यूट्रल होता है, विद्युत चंबकीय विकिरण होते हैं। आपने सुना होगा गामा वगैरह किरणों की भेदन क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि कैंसर के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है, कैंसरी कोशिकाओं को मारने के लिए। लेकिन बिना कैंसर के अगर गामा रेडिएशन, अगर विकिरण आपके शरीर में जाए तो सोचिए आपके शरीर के ऊतकों को क्षतिग्रस्त कर देता है। रेडियोधर्मी अगर हम प्रदूषण की बात करें तो प्रकृति में अगर आप बात करें तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर क्रस्ट में, जिसे आप क्रस्ट कहते हैं, रेडियोधर्मी तत्वों की मात्रा होती है। इसमें यूरेनियम होता है, रेडियम होता है, थोरियम होता है, इस तरह के आइसोटोप्स होते हैं। ये तो पृथ्वी के ऊपरी परत की बात हो रही है। अगर आप जल के अंदर देखें, जल के अंदर भी ये रेडियोधर्मी तत्व जैसे यूरेनियम, थोरियम, एक्टियम है, इसकी मात्रा जल के अंदर भी मिलती है। इवन 2019 में UPSC के प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, भारत के जल में कौन कौन से प्रदूषण मिलते हैं, उनमें से यूरेनियम भी ऑप्शन लिखा था। काफ़ी विद्यार्थी यूरेनियम को लेकर कन्फ्यूज थे। आज पूरा का पूरा आर्टिकल ही उस पर है। जबकि ये भी बता दूं कि सिर्फ यूरेनियम ही नहीं मित्र, थोरियम, एक्टिनम और भी चीज़ें मिलती हैं।
असल में होता है कि जो रेडियोधर्मी कचड़े होते हैं ना, उनको जब आप मृदा में ऊपर की तरफ डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो लीच डाउन होकर रिस कर नीचे चले जाते हैं और जाके जल जो वाटर टेबल होता है वहां जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और वो जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। सो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन कैसे होता है? वही रिसाव जो भूजल का होता है वो धीरे धीरे वो रिसाव होकर रेडियोधर्मी पदार्थ नीचे जाते हैं। और आपको बताऊं तो जो सतह के पानी में रेडियोधर्मी तत्व हैं और जो वाटर टेबल के अंदर रेडियोधर्मी तत्व हैं, ध्यान रखिएगा, सतह के ऊपर से ज्यादा रेडियोधर्मी तत्व जल के अंदर हैं, जो वाटर टेबल में है वो ज्यादा खतरनाक है। अब बात होती है पानी नीचे कहां से आपको रेडियोधर्मी तत्व पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसके पीछे कारण जो होता है कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं और कुछ मानव जनित कारण होते हैं। प्राकृतिक कारणों में क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है या मैग्मा टाइप की चीजें निकलती हैं तो वहां पर बहुत सारे रेडियोधर्मी गैसें भी निकलती हैं। ये गैसें जब धीरे धीरे ठंडी होकर नीचे बैठती हैं, कहीं जलाशय वगैरह में इकट्ठा हो जाती हैं और वहां जलाशय में रेडियोधर्मी संदूषण या प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। वहीं पर जलीय प्रणालियों में देखिए तो धीरे धीरे रेडियो टॉक्सिक तत्व होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे मैंने एक उदाहरण आपको दिखाया है, अधिकतर रेडियम जो जलीय तंत्रों में आपको मिल जाएगा। उसके पीछे कारण क्या होता है? जो एक्विफर रॉक विघटन होता है, जल जो रॉक वगैरह होते हैं, जो पत्थर वगैरह होते हैं, जब उनका विघटन होता है तो वो धीरे धीरे वाटर से क्या होते हैं, लीज डाउन कर करके जब वहां से छन के जाते हैं नीचे वाटर टेबल में इकट्ठा हो जाते हैं, जिनमें रेडियम पड़ा रहता है। इवन मृदा में आप देखिए तो यूरेनियम और थोरियम जैसे आइसोटोप होते हैं, समस्थानिक होते हैं। जब इनका क्षय होता है तो लगातार इस तरह के रेडियम बनते हैं। वो रेडियम वगैरह क्या होते हैं, धीरे धीरे जमीन में चले जाते हैं। विशोषण प्रक्रियाएं क्या होती है? विशोषण प्रक्रिया क्या होती है? अवशोषण नहीं है। अवशोषण मतलब जाकर वो चीजों को वहीं पर रोक देना मिट्टी में या किसी जगह पे, और विशोषण का मतलब होता है कि मृदा में अगर कोई चीज है तो वहां से अलग कर देना। तो बिल्कुल अगर रेडियम टाइप की चीजें हैं मृदा से अलग होकर धीरे धीरे पानी के नीचे चली जाती हैं तो वही विशोषण प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब मृदा में कहीं ना कहीं कुछ कारणों से रेडियम मौजूद होते हैं और जैसे जैसे जल रिस कर नीचे जाता है उनमें विशोषण प्रक्रिया या एक्विफर रॉक विघटन के द्वारा और जो यूरेनियम वगैरह होते हैं इनसे जब क्षय होता है इनके द्वारा होकर वो नीचे चले जाते हैं, इनसे होकर वो नीचे चले जाते हैं। इवन महासागर और समुद्रों में भी देखा गया यूरेनियम होता है। लेकिन महासागर और जनरली समुद्रों में ये यूरेनियम यूरेनिल कार्बोनेट आयन के रूप में होते हैं, जो प्रकृति में यूरेनियम के खुद भंडार होते हैं जो समुद्रों में मौजूद है। आप जिम्मेदार नहीं है, प्राकृतिक रीजन थे, कारण थे। अगर हम रेडियोधर्मी प्रदूषणों की बात करें जहां पर बानों को अगर रीजन बोले तो जो परमाणु आपदाएं आपने सुनी, चिरनोबिल डिजास्टर, जो पूरा का पूरा रिएक्टर फट गया था यूक्रेन में, वहां पूरा का पूरा जितनी जनता काम कर रही थी 23 से 27 सारे के सारे लोग मर गए थे और अगल बगल पूरा का पूरा यूरेनियम के जो आइसोटोप्स वो बिखर गए थे। वहां से लोगों को हटाया गया था, पूरा का पूरा रेडिएशन का प्रभाव था, वहां पे विकिरण का प्रभाव था। फुकुशिमा में क्या होता है, जापान में जब सुनामी आती है जापान में तो फुकुशिमा में कुछ रेडियोधर्मी तत्वों को पदार्थों को वहां एक कंटेनर में रखा रहा होता है। वो कंटेनर फट जाता है, पूरे रेडियोधर्मी पदार्थों का लीकेज हो जाता है, तत्वों का। वहाँ के एरियाज में लोगों को कहा जाता है पानी मत पीजिएगा, जानवरों का दूध मत पीजिएगा, वहाँ का खाना मत खाइएगा। और जो पानी के साथ रेडियोधर्मी तत्व समुद्र में लौटता है सुनामी के साथ तो वहाँ की मछलियों के जनजीवन को व्यस्त कर देता है। महीने बाद ये आर्टिकल आता है कि वहाँ की मछलियाँ सफ़ेद हो गई। इस तरह से विकिरण का प्रभाव रहा है। इसके पीछे मानव जिम्मेदार है। परमाणु हथियार परीक्षण, परमाणु ऊर्जा घर, जहां नाभिकीय ऊर्जा का हमेशा होता है, परमाणु परीक्षण लगातार आप कर रहे हैं, उन सब एरिया में कहीं ना कहीं रेडियोधर्मी तत्व आप वायुमंडल में छोड़ रहे हैं किसी ना किसी माध्यम में। अब जहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, विद्युत बनाने का काम कर रहे हैं, वहां पर नाभिकीय कचड़े भी बनते हैं। आप में से काफी लोग, जनता क्या करते हैं, समुद्री जल में इस तरह की चीजों को छोड़ देती है बिना उसका रिसाइकलिंग किए, रिप्रोसेस किए। इवन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में जो विद्युत निर्माण का कार्य होता है वहां शीतलकों के रूप में भी जनरली जल का प्रयोग किया जाता है। इवन आपको बताऊं 60 से 70% जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं जहां नाभिकीय परमाणु भट्टियों से बिजली बनाई जाती है, ये समुद्री क्षेत्रों में होते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र के जल को यूज किया जाता है यहाँ पर इनको ठंडा करने के लिए, शीतलकों के रूप में। शीतलक एक प्रोसेस होता है जो पूरी प्रक्रिया में विद्युत बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कहीं एक प्रक्रिया है। और वहां कहीं ना कहीं पानी का उपयोग होने से ये संदूषक, ये प्रदूषक कह लीजिए वहां पे मिल जाते हैं। इवन जो नाभिकीय पनडुब्बियां होती हैं, नाभिकीय पनडुब्बियां समुद्री वातावरण में रेडियोधर्मी संदूषणों का उपयोग का निर्माण करती हैं। नाभिकीय पनडुब्बियां क्या होती है? नाभिकीय पनडुब्बियां ऐसी पनडुब्बियां होती हैं जिनमें नाभिकीय रिएक्टर होते हैं और नाभिकीय ईंधन होते हैं, वो उनके में जलते हैं। और जहां जलते हैं वहां पर आपको बताऊं बहुत सारे रेडियोधर्मी अवशिष्ट भी बनते हैं जो पानी में चले जाते हैं, जो वहां प्रदूषण का कारण बनते हैं। बहुत सारी पनडुब्बी दुर्घटनाएं होना, रेडियोधर्मी कचड़ों को ले जाके लोग डंप कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनके यहाँ रिप्रोसेसिंग प्रक्रिया नहीं होती है, पुनर्चक्रण प्रक्रिया नहीं होती है। अगर आपको बताऊं, अगर आप नाभिकीय
ईंधनों का प्रयोग कर रहे हैं परमाणु भट्टुओं में, तो आपको आपके यहाँ पुनर्चक्रण प्रक्रिया भी होनी चाहिए। भारत में 1964 में जाकर ट्रॉम्बे नामक स्थान पर, ट्रॉम्बे नामक जो महाराष्ट्र में है, यहां पर पहला पुनर्चक्रण व्यवस्था स्थापित की गई थी। नाभिकीय अवशिष्ट को ले जाकर उसका निपटान करने के लिए समुद्रों में सीधा डंप ना किया जाए। आगे चलकर हमने तारापुर महाराष्ट्र और कल्पक्कम तमिलनाडु में भी दो और रिप्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए हैं। बात समझ में आ रही? ये चीजें जरूरी है, विद सीधा डंपिंग नहीं करना है। इवन जब आप एमआरआई करते हैं, एक्सरे करते हैं, इन सब प्रक्रियाओं से होकर जब आप करते हैं तो रेडियोधर्मी सामग्री भी के संपर्क में आप आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका रेडिएशन का इम्पैक्ट होता है। इवन जो वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में काम करते हैं वो भी रेडियोधर्मी आइसोटोप्स के प्रभाव में होते हैं। अच्छा खासा रेडिएशन का प्रभाव होता है, विकिरण का प्रभाव होता है। बहुत सारे ऐसे कास्मोजेनिक हैं जो कैंसर जनरेटिंग करने वाले हैं, सूखे और गीले रूप में आपको वायुमंडल में उनका जमाव मिल जाएगा। डिफरेंट तरह के उदाहरण आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों से असल में मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव? देखिए, रेडियोधर्मी तत्वों से मानव स्वास्थ्य में कई लेवल पर प्रभाव होता है। तत्काल प्रभाव जो छोटे समय के लिए होता है, फिर अपनी जगह पे सही हो जाता है। त्वचा में कुछ समस्या होना, फेफड़ों की समस्या होना, जननांगों को परेशान करना, बाल का झड़ना, लेकिन ये टेम्परेरी होता है, इनका ट्रीटमेंट होता है और सही हो जाते हैं। लंबे समय के लिए कुछ ऐसे होते हैं जो जानलेवा भी हो सकते हैं। अस्थि मज्जा में समस्या होना, मोतियाबिंद होना, कैंसर होना, उत्तेजना, हैजा, पेचिस, तपेदिक, निमोनिया, इस तरह की बीमारियां, और कई बार ऐसे केसेस में मौत हो जाते हैं, हर बार नहीं होते हैं। आनुवंशिक प्रभाव, जेनेटिक इफेक्ट, जो कि आप हिरोशिमा नागासाकी में देख सकते हैं, जो जर्म कोशिकाओं में बदलाव कर देता है, पुरुष शुक्राणु कोशिकाओं में, महिला अंडाणु कोशिकाओं में उत्परिवर्तन कर देता है, म्यूटेशन कर देता है, अचानक होने वाला परिवर्तन कर देता है, जिससे उनकी डीएनए की संरचना में पूरा परिवर्तन हो जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी नस्लें खराब हो जाती हैं, जो आप हिरोशिमा नागासाकी में देख सकते हैं। अगर उनके वंशानुगत विकारों को आप कर देते हैं, ये जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं उनकी हेरिडिटी प्रॉब्लम कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो बच्चा पैदा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसमें विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। ये है मानव पर विभिन्न प्रकार के रेडियोधर्मी के प्रभाव, अलग अलग समय के हिसाब से एक्सपोजर, अलग अलग इफेक्टिवनेस के हिसाब से एक्सपोजर। रेडियोधर्मिता को चेक किस में किया जाता है, मापते कैसे? इसकी इकाई होती है बेकुरल या क्यूरी में। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, एमपी, पीएससी, राजस्थान, स्टेट पीसीएस वगैरह में इस तरह के प्रश्न आज ही पूछे जाते हैं। प्रति इकाई द्रव्यमान में अवशोषित ऊर्जा को हम ग्रे कहते हैं। प्रति इकाई द्रव्यमान में अवशोषित ऊर्जा को ग्रे द्वारा मापा। फिलहाल ग्रे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस सीवर्ड को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। असल में क्या होता है, मानव ऊतकों द्वारा जो अवशोषित विकिरण की मात्रा होती है उसको हम सीवर्ट इकाई में मापते हैं। तो मानव ऊतकों द्वारा अवशोषित जो विकिरण होता है उसको हम सीवर्ट में नापते हैं। ठीक है, तो सोचिए आपके ऊतकों में कितना विकिरण अवशोषित हो रहा है, उसको नापा जाता है सीवर्ट में। ये इंपॉर्टेंट है। और विकिरण की जो मात्रा अलग अलग स्तर पे आपके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन आपको बताऊं, पानी के पीने में रेडियोधर्मिता को सकल अल्फा परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। पीने के पानी में रेडियोधर्मिता को टेस्ट करने के लिए सकल अल्फा परीक्षण, ग्लास अल्फा परीक्षण से आइडेंटिफाई किया जाता है। कैसे पता कीजिएगा कि जो ड्रिंकिंग वाटर उस पर रेडियोधर्मिता है, रेडियोधर्मी तत्व है, उसको ग्रॉस अल्फा टेस्ट के द्वारा कहा जाता है। तो सीवर्ट और ग्रॉस अल्फा टेस्ट याद रखिएगा आपके आईएएस लेवल के परीक्षा के लिए भी। असल में पूरा का पूरा जो आर्टिकल आया है उसके चर्चा का विषय ये है, जो नया अपडेट करंट अफेयर्स में आया है, WHO द्वारा दी गई जो गाइडलाइन है। क्या गाइडलाइन है कि जो सीवर्ट है आपकी ऊतकों द्वारा जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है उसकी मात्रा 0.1 माइक्रोसीवर्ट प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। यानी आपका शरीर प्रति वर्ष 0.1 माइक्रोसीवर्ट प्रति वर्ष ही क्या कर सकता है, रेडिएशन को अवशोषित करे, उससे ज्यादा नहीं। इवन इतना ही नहीं दोस्त, अमेरिका की एजेंसी, इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, उसने भी दिशा निर्देश जारी किया कि जो रेडियो न्यूक्लियाइड्स हैं, रेडियो न्यूक्लियाइड्स मतलब होता है जो डिफरेंट तरह के रेडिएशन वाली चीजें होती हैं, उनके लिए एक नियम बनाया गया है कि जो संयुक्त रेडियम है वो प्रति लीटर 5 पिकोक्यूरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यूरेनियम का एक्सपोजर 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सकल अल्फा उत्सर्जक प्रति लीटर 15 पिकोक्यूरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सकल बीटा उत्सर्जक प्रति वर्ष 4 मिलीरन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये उनकी यूनिट्स दी गई। ये है आपका समसामयिकी करंट अफेयर्स, जिसकी वजह से पूरा आर्टिकल यहां पर बनाया गया है और आपके साथ चर्चा की गई है। अब बात ये होती है इनके लिए क्या किया जाएगा भविष्य में, क्या किया जाए भविष्य में, किस तरह की दिक्कतें ना हो। पहले तो इनका अवशिष्ट डंपिंग मत कीजिए। अवशिष्ट डंपिंग को करते समय इसका पूरा का पूरा चेकिंग कीजिए, पूरी प्रणाली विकसित कीजिए।
पानी में रेडियोधर्मी प्रदूषकों का उचित विश्लेषण कीजिए, उनकी निगरानी कीजिए कि ऐसा ना हो कोई भी जाकर वहाँ पे डंपिंग इस तरह की चीज़ें करे। और रेडियोधर्मिता जो दूषित पानी के उपचार के लिए वहाँ पर एरेशन कीजिए, वातन कीजिए, रिवर्स ऑस्मोसिस कीजिए, आयनेशन कीजिए, विभिन्न तरह की पद्धतियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की तकनीकियाँ उनको विकसित कीजिए और जो तकनीकियाँ उनके द्वारा उनका निपटान करने का प्रयास कीजिए। इस तरीके से कहीं ना कहीं हम जल के अंदर इस तरह के रेडियोधर्मी प्रदूषणों को निदान पा सकते हैं। अंत में चलते चलते दोस्त, अनअकैडमी पर यूपीएससी सीएससी मेगा कॉम्बैट टेस्ट सीरीज़ है, जहां पर 56 क्वेश्चन 60 मिनट्स में लेकर 23 जनवरी को आप हमारे साथ जुड़िए, जहां 11 बजे हम आपका ये टेस्ट सीरीज़ आपके साथ मिलकर करते हैं, जुड़ते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में बहुत सारी स्कॉलरशिप आपको दी जाती है। इस कोर्स को ज्वाइन करते समय और रवि यूपीएससी कोड है ना, इसको यूज़ करना ना भूलें एनरोल करते समय। ये मेगा टेस्ट सीरीज़ है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, इसके बारे में आपको अपने बारे में बता चुका हूँ। हर वेडनेसडे को आपके साथ मिलता हूँ। उस तरह अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी हैं। यूपीएससी सीएससी के ऑप्शनल के बैचेस जो हैं, इवन यूट्यूब का एक चैनल है जो लॉन्च हो चुका है। यहाँ 2021 के क्वेश्चन पेपर्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के आपके साथ चर्चा किए गए हैं। इवन अनअकैडमी पर आपकी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस हैं, आप ये ले सकते हैं। इवन ये कोर्स आपके लिए सबसे बेहतरीन है, जहाँ आपको मेंटरशिप दी जाती है, ट्यूटर दिया जाता है, अध्यापक दिया जाता है, जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद करता है पूरे प्रिपरेशन के दौरान। अनअकैडमी पर आपको 0% लोन फैसिलिटी भी दी जाती है। अगर किसी तरह का फाइनेंशियल क्रंच है तो आप ये भी ले सकते हैं। अनअकैडमी पर आपके प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शंस हैं। कोर्स को ज्वाइन करते समय रवि यूपीएससी का कोड अगर यूज़ करते हैं तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको फीस में दिया जाता है। और सिर्फ उसी पर नहीं, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी रवि यूपीएससी पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाता है। मेरे कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी पर, साइंस एंड और इन्वायरमेंट दोनों ही कोर्सेज हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं। और इस विषय से 30 से 35 प्रश्न आते हैं, हर साल आते हैं आपके प्रारंभिक परीक्षा में। ये सब्जेक्ट, दोनों ही सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21 दिसंबर से पीछे से कक्षा प्रारंभ हो चुकी है, चल रही है। रवि यूपीएससी मेरा एनरोलमेंट कोड है। इस पीडीएफ को आप अनअकैडमी के टेलीग्राम प्लेटफॉर्म से ले लीजिएगा, अपना टाइम मत बर्बाद कीजिएगा। और अनअकैडमी पर मेरी जो क्लासेस होती है, मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पर आप मेरे साथ प्लस पर और प्लस के साथ जो निःशुल्क जो स्पेशल क्लासेस चलती हैं, वहाँ पर मैं आपको जीव विज्ञान पढ़ाता हुआ मिल जाऊँगा। ये रवि यूपीएससी जो है मेरा कोड है। अंत में चलते चलते दोस्त, अनअकैडमी पर जो नया बैच है वो 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 2022 और 23 के लिए 20 किताबें हैं जो आपको यहाँ दी जा रही हैं इन पूरे कोर्स के साथ। ये डिफरेंट बैचेस हैं जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो लगातार चल रहे हैं। और अंत में चलते चलते दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटा बजाना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए आपको मैंने बार बार बोला है, टेलीग्राम से जाके आप इस पीडीएफ को ले लें। तो चलिए दोस्त, अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई ऊर्जा के साथ, किसी नए टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें।